नमस्कार, मैं हूँ माधुरी बिदे, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय सावेर से। और आज हम भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में आपको संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसकी विशेषताएं व मौलिक अधिकारों का पता चलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के मीनिंग के पर बात करेंगे। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे देखेंगे। उसके बाद हम फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद हम DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स को देखेंगे हम। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर ध्यान देंगे। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं तो किस तरीके से होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इमरजेंसी जो प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो किस प्रकार से लागू होते हैं उन्हें देखेंगे। उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से काम करती हैं। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम जो है उसके ऊपर हम थोड़ा जोर देंगे। और जो हमारा राइट टू लाइफ है, राइट टू पर्सनल एबिलिटीज़ हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम ये देखें कि संविधान क्या है या कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो यहाँ पे हम इसको 3 तरीके से देखते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे कि जो हमारा संविधान है वो एक फ्रेमवर्क यानी कि ढांचा देता है। किस चीज़ को ढांचा देता है कि हमारी जो भारत की जो सरकार है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो किस तरीके से बनेगी, उस चीज़ का फ्रेमवर्क या ढांचा देता है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि जो हमारा संविधान है वो प्रिंसिपल्स बताता है या सिद्धांत बताता है। ये वो सिद्धांत बताता है कि हमारी जो देश की सरकार है वो किस तरीके से चलेगी, जो हमारी देश की सरकार के मूलभूत सिद्धांत होंगे वो किस तरीके से काम करेंगी, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होती है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अधिकार देता है, हमारे जो देश के नागरिक हैं उन्हें अधिकार देता है, फ्रीडम का अधिकार देता है और उन्हें प्रोटेक्ट करता है पावर से। अब हम अगर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या संवैधानिक कानून क्या होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो होते हैं बॉडी ऑफ लॉ होते हैं, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ होते हैं वो हमारा जो संविधान है उसके जितने भी रूल्स होते हैं उनको इंटरप्रिटेट करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरा हम देखेंगे जो संवैधानिक हमारे कानून होते हैं वो सुप्रीम लॉज होते हैं, यानी कि जितने भी कानून हैं वो इसके नीचे ही होते हैं। ये सबसे बड़ा लॉ होता है, सुप्रीम लॉ होता है और ये गवर्न करता है। ये गवर्न करता है गवर्नमेंट पावर को, ये इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसे उसकी अकाउंटेबिलिटी की इंश्योरेंस देता है। उसके बाद अगर हम देखें कि संविधानवाद क्या है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, तो अगर हम ये देखें तो सबसे पहला आता है कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है उसको लिमिट करता है। यानी इसका मतलब ये है कि वो उनकी जो पावर है उसको गलत तरीके से यूज़ करने नहीं देता है। उसको ये जो हमारे देश की जनता है उसको प्रिवेंट करता है अब्यूज़ ऑफ पावर से। दूसरा ये रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ है, इसका मतलब ये है कि जितने भी देश में नागरिक हैं वो सब इक्वल हैं कानून के सामने, ना ही इस कानून के सामने किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं है। और तीसरा है कि ये हमें जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनका प्रोटेक्शन करता है। अब हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखेंगे हमारे भारतीय संविधान का। तो अगर हम भारतीय संविधान का इतिहास देखते हैं, हम ये मानते हैं कि 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ, परंतु इसका जो इतिहास है बहुत पुराना है। जब हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने लॉज लाना शुरू कर दिए थे और वही हमारे भारतीय संविधान की भूमि वहाँ पर शुरू हो गई थी। उन्होंने 1935 में भी भारतीय संविधान लागू किया। उसी को बेस बनाकर हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उन्होंने हमारा संविधान बनाया। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हमारा संविधान बनने में करीबन 3 साल और लग गए और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। ड्राफ्टिंग हुई, ड्राफ्टिंग में बहुत सारे मेंबर्स थे जिन्होंने अलग अलग सजेशन दिए जिससे हमारा संविधान बना और 1950 में हमने इसको अडॉप्ट किया। अगर हम उन मुख्य लोगों की बात करें जो कि हमारे संविधान बनाने में विशेष भूमिका थी, तो सबसे पहले हम गांधी जी की बात करेंगे जिन्होंने ये इंश्योर किया कि हमारा जो संविधान है उसमें जस्टिस की बात की जाए। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू थे जो कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की और अग्रसर थे। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट लीडर थे हमारे BR अम्बेडकर जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। उन्होंने ही अपना संविधान जो है आज जिस स्थिति में है पूरा उन्होंने ही बनाया।
जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी, तो बहुत से डिबेट हुए, बहुत से डिस्कशन हुए, बहुत अलग अलग नेता थे जिनकी डाइवर्स ओपिनियन थी। कहीं जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा क्योंकि हमारी जो जनसंख्या थी बहुत ज़्यादा थी, और उसको फिर फाइनलाइज किया गया। अब अगर हम अपने संविधान की विशेषता देखें, तो सबसे पहला जो हमारे संविधान की विशेषता है फेडरलिज्म, यानी कि संघीय जो उसकी संरचना है। संघ का मतलब ये है कि हम सब जानते हैं कि आज़ादी के पहले हमारे जितने भी राज्य थे वो अलग अलग राजाओं के राज्य थे और सब बटे हुए थे। जब हमारा संविधान लागू हुआ और हमें जब आज़ादी मिली, उस वक्त पे हमारा भारत का एक संघ बना। संघ का मतलब ये हुआ कि सभी जो छोटे छोटे राज्य हैं वो मिलके उन्होंने एक देश बनाया। तो हमारे संविधान की पहली विशेषता ये है कि ये संघीय जो राज्य है उसका संविधान है। दूसरा, हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं या धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हमारा जो संविधान है किसी भी एक विशेष धर्म को सपोर्ट नहीं करता है। हमारा जो देश है उसका कोई एक विशेष धर्म नहीं है। और धर्मनिरपेक्ष का हम ये भी मतलब निकाल सकते हैं कि हमारे देश में जितने भी धर्म हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, किसी के साथ धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। हम अगर तीसरे विशेषता पे चले तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं हम। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब ये है कि जो हमारे नागरिक हैं वही हमारे जो देश का प्रधान है उसको चुनते हैं। डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पर है, चुनाव होते हैं, वो हमारा लोकतंत्र कहलाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी चौथी विशेषता है वो है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब ये है कि जैसे हमने लोकतंत्र में कहा कि जो हमारा जो प्रधान है वो हमारे देश के लोग चुनेंगे, और गणतंत्र का मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पे गण है उनका तंत्र चलता है, यानी कि जो भी हमारे जो लीडर्स हैं वो जो भी कार्य करते हैं वो सभी के सभी वो हमारे देश की जनता के अनुसार ही करते हैं। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताएं देखें अगर हमारे संविधान की, तो सबसे पहला तो ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, इससे बड़ा संविधान कहीं पे भी नहीं है। दूसरा जो विशेषता है कि रिटर्न है, रिटर्न यानी कि लिखित संविधान है। कई देशों में जो संविधान है वो लिखित नहीं है, मौखिक संविधान है, पर हमारे देश में सबसे बड़ा संविधान होने के बावजूद वो उसमें हर एक नियम जो है वो लिखा हुआ है। तीसरा जो हमारे संविधान की विशेषता है वो फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि हम उसमें आसानी से, इसमें हम थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। जो कई हमारे कानून हैं, जो नियम हैं, हम वो आसानी से चेंज कर सकते हैं, पर कुछ नियम्स के लिए अमेंडमेंट्स के लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि टाइम के साथ साथ हम अडेप्टेबल हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा जो संविधान है उसका सबसे मूल जो आधारशिला है, जो B.R. अम्बेडकर कहते थे कि हमारे जो संविधान की मूल आधारशिला जो है वो है मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार क्या है? ये वो अधिकार है जो हमारे देश के हर नागरिक को मिले हैं। वो नहीं फ़र्क पड़ता कि वो कौन से प्रदेश से है, कौन सी भाषा बोलता है, कौन से धर्म से है, कौन सी जाति से है। ये सभी जितने भी हमारे देश के वासी हैं सबको इक्वली दिए गए हैं, वो हमारे मौलिक अधिकार हैं। जो मौलिक अधिकार है वो विशेष तौर पे हमारे देश की जनता को हमारे देश की जनता को जो सुप्रीम पावर है, यानी कि पार्लियामेंट्री पावर है, या जो नेताएं हैं, या और जो दूसरी सुप्रीम पावर है, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए दिए गए हैं। जब हम मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार जो है पहले तो जस्टिस इंश्योर करते हैं। जस्टिस इंश्योर मतलब कि न्याय, हमारे सभी जितने भी देशवासी हैं सबको न्याय मिले। दूसरा इक्वालिटी, यानी कि सब बराबर हैं, सबको बराबरी से चीज़ें मिले, बराबर हक मिले। और तीसरा है लिबर्टी, यानी कि सबको बराबर आज़ादी मिले। अब हम देखेंगे कि हमारा जो सबसे पहला अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो है समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में है। समानता का मतलब किस तरीके की समानता? तो पहली ये समानता कि लॉ के सामने जो है आप इक्वल हैं। जो हमारे कानून के सामने समानता है, चाहे वो नागरिक किसी भी राज्य से हो, किसी भी लिंग से हो, किसी भी जाति से हो, कानून के सामने सभी जो नागरिक हैं वो समान है। तो ये जो समानता है वो इंश्योर करता है हमारा समानता का अधिकार। दूसरी हम इसमें समानता देखेंगे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है सभी को, कि जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं उन्हें हर चीज़ में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नौकरियों में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और सोशल जस्टिस सबको मिल रहा है। ये सारी चीज़ें समानता का अधिकार इंश्योर करता है। उसके बाद जो हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है वो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है। इसके अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देता है
कि हमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की फ्रीडम या स्वतंत्रता मिली है, जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, गैदरिंग एक साथ करने की स्वतंत्रता, देश से एक जगह दूसरी जगह मूव करने की स्वतंत्रता, हमारी जो भी भावना है उसको एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता। उसके बाद हमारा जो अगला मौलिक अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इस अधिकार में विशेष तौर से बात की गई है महिलाओं की और बच्चों की। जो हमारे यहाँ पे वल्नरेबल पॉपुलेशन है, महिलाएं एवं बच्चे, उन्हें प्रोटेक्ट करना, उन्हें लेबर से और ट्रैफिकिंग से, इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करना, ये जो लॉज हैं वो इंश्योर करते हैं। उसके बाद है हमारा जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार है वो है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य है, पर हमारे देश में सभी धर्म के लोगों को स्वतंत्रता है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और वो अपनी जो भी उस धर्म के क्रियाएं हैं, पूजा पाठ है, वो सब कर सकते हैं। उन्हें रोका नहीं जाएगा और सभी धर्म को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाएगी। उसके बाद हमारा जो दूसरा अगली जो हमारा मौलिक अधिकार है वो कल्चरल एजुकेशनल राइट, यानी कि सांस्कृतिक और शिक्षण अधिकार, आर्टिकल 29 और 30। इसके अंदर पहला तो ये है कि जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उनको फ्रीडम दी गई है कि वो उनका जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट कर सकती हैं, उनके जो साहित्य हैं, उनके जो इतिहास है उनको प्रोटेक्ट कर सकती हैं। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर वो कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहते हैं, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, तो वो भी खोल सकते हैं। इसके बाद ये हमारा जो अगला हमारा मौलिक अधिकार है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 32। ये इंश्योर करता है कि हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं, अगर उस वजह से हमें लगता है कि हमारा कोई भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो हम कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट से उसको इन्फोर्समेंट करवा सकते हैं। इसके ये जो है इसके अंदर रिट्स हम फाइल कर सकते हैं, सीधे हाई कोर्ट में रिट्स फाइल कर सकते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि हमारा कोई भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो हम वहाँ जाके कोर्ट में जाके अपना जो राइट है वो इन्फोर्स करवा सकते हैं। अब जब अभी हम अधिकारों की बात कर रहे हैं तो हम कर्तव्यों की भी बात करें। अगर जब अधिकार मिलते हैं तो हमें कर्तव्य भी मिलते हैं, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलती है। इसलिए हम फंडामेंटल राइट से अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे आएंगे। अगर हमें अपने राइट एक्सेस करना है तो हमें अपने ड्यूटीज़ को भी एक्सेस करना पड़ेगा। हमें अपने राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में बैलेंस बनाना होगा। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये है कि पहला हमारा कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नियम कानून दिए हैं उन्हें मानें। उसके बाद है राष्ट्रीयता रखें, हमारे देश के प्रति, हमारे समाज के प्रति हमारे देश के प्रति और समाज के प्रति हमें राष्ट्रीयता रखनी है। दूसरा, हार्मोनी रखनी है, हमें हमारे जो देश के लोग हैं उनके साथ मिलजुल के रहना है। और हम जानते हैं पब्लिक जो प्लेसेस हैं वहाँ पे हमें किस तरीके से बिहेव करना है। ये सब चीज़ें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आती हैं। पर फंडामेंटल, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फंडामेंटल राइट है वो इन्फोर्सेबल है। अगर आपको लग रहा है कि आप फंडामेंटल राइट आपका कोई हनन होना है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके ऊपर छोड़ा गया है कि वो किस तरीके से अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो फुलफिल करते हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो हमारे आर्टिकल के 51 में दी हुई हैं। इसमें पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना, हमारे इन्वायरमेंट की रक्षा करना, राष्ट्रीयता की रक्षा करना, इस तरीके से हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हुई हैं। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ का लीगल स्टेटस या इन्फोर्समेंट की बात करेंगे तो पहली बात तो ये कि मॉरल है, ये सबका मौलिक कर्तव्य है। तो ये हमें हमारी मौलिकता के ऊपर प्रश्न आता है अगर हम हमारी ड्यूटीज़ फॉलो नहीं करते। दूसरा, ये गाइडिंग है कि ये आपको सिर्फ गाइड करेंगे और ये आपको सिर्फ रास्ता दिखाएंगे, ये आपको करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉन इन्फोर्सेबल है। कोई भी सरकार, कोई भी कोर्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्सेबल आपके ऊपर नहीं कर सकता है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान है, उसके अंदर DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देश तत्व दिए गए हैं। ये गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं गवर्नमेंट के। ये स्टेट का सब्जेक्ट होता है। ये जो हमारी स्टेट है वो गाइड करती है DPSP। और ये जो है ये इक्वल
जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। ये स्पेशली वेलफेयर के लिए, समाज के उत्थान के लिए दिए जाते हैं। डीपीएसपी इक्वालिटी के लिए दिए जाते हैं कि हमारे जो समाज में इक्वालिटी आए, हमारे समाज का कल्याण हो, सभी को प्रॉपर न्याय मिले, उसके लिए डीपीएसपी का उपयोग किया जाता है। तो डीपीएसपी है उसका जो मेन उद्देश्य होता है कि हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है, उसमें इनइक्वालिटी ख़त्म हो और सबको न्याय मिले। इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो है इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, पर डीपीएसपी जो है कुछ पॉलिसीज़ बना सकते हैं। हमारा जो प्रदेश है, हमारा जो देश है, वो कुछ पॉलिसीज़ बना सकता है जिससे इक्वालिटी जो है वो प्रमोट हो। कुछ केसेस जो हैं ऐसे हुए हैं जिसमें कोर्ट के जजमेंट से डीपीएसपी को फॉलो करवाया गया है, तो जिससे हमारा जस्टिस जो है, न्याय है या वेलफेयर है, वो इक्वल सबको मिले। जैसे हमने बोला कि साफ़ पानी मिलना चाहिए सबको पीने के लिए, हेल्थ के सबको मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं वो डीपीएसपी के अंदर आती हैं और इसको लेके जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसी बना सकती है। अगर हम आगे बात करते हैं हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि भारतीय संविधान का जो संघीय संरचना है, उसके बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं संघ। हमने जैसे कि पढ़ा, संघ का मतलब ये है कि हमारा जो देश है वो अलग अलग छोटे छोटे राज्य मिल के हमारा देश बना हुआ है। तो इसमें जो शक्ति है, जो भारतीय संविधान ने जो शक्ति दी है, वो हमारे यूनियन और स्टेट, यानी कि हमारे संघ और राज्य दोनों में शक्तियाँ बांटी हुई है। जब हम यूनियन की बात करेंगे या हम हमारे संघ की बात करेंगे, तो हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास सेंट्रल पावर्स होती है, यानी कि केंद्रीय शक्तियाँ होती हैं। वो उसका जो एरिया है जहाँ पे उसकी पावर होती है, वो पूरा का पूरा देश होता है। जब स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट के पास रीजनल पावर होती है, या राज्य के पास जो होते हैं वो रीजनल पावर होती है, यानी कि उस राज्य की जो बाउंड्रीज है उसी के अंदर जितनी भी उसकी शक्तियाँ वो सिर्फ उसी के अंदर काम करेंगी। अगर हम एक तुलनात्मक विश्लेषण करें स्टेट और राज्य का, तो अगर हम उनका दृष्टिकोण देख रहे हैं, तो यूनियन का दृष्टिकोण जो रहेगा वो पूरे केंद्र में रहेगा, केंद्र यानी कि पूरा भारत में रहेगा। और स्टेट जो है उनका जो एरिया रहेगा वो रीजनल रहेगा, यानी कि लोकल एरिया रहेगा, जितना भी उनका उस स्टेट की बाउंड्रीज है उसमें रहेगा। लेजिस्लेटिव जो है, लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो यूनियन को पार्लियामेंट से मिलती है, और स्टेट को जो लेजिस्लेटिव पावर्स मिलती है वो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ से मिलती है। ये पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है, तो हमारे संविधान में अनुसूची दी हुई है, 3 अनुसूची दी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो विषय दिए गए हैं जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। उन विषयों पे कानून जो है वो केंद्र बनाता है और केंद्र उसको इम्प्लीमेंट करवाता है। स्टेट लिस्ट में जो नाम दिए हुए हैं, सब्जेक्ट दिए हुए हैं, उन सब्जेक्ट्स पे जितने भी कानून होते हैं वो राज्य सरकार बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट कराती है। और कॉन्करेंट जो लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे विषय दिए गए हैं जो कि स्टेट और यूनियन दोनों शेयर है, उनकी जो पावर है वह शेयर है। उन विषयों पे यूनियन और स्टेट दोनों ही नियम बना सकती है और इम्प्लीमेंट करवा सकती है। फाइनेंशियल पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, या हम बोले रेवेन्यू शेयरिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से है, जो वित्तीय शक्तियाँ हैं वो किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार में बटेगी। तो यूनियन और स्टेट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की पास ही पावर है टैक्सेशन लगाने की। दोनों के सब्जेक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं, तो पावर दोनों के पास है टैक्सेशन की। ग्रांट की बात करें हम, तो जो यूनियन है हमारी, यानी कि जो केंद्र सरकार है, वो जो स्टेट गवर्नमेंट से उनको ग्रांट प्रोवाइड करती है। जब हम केंद्र और राज्य के संबंध में बात करेंगे तो इनमें क्या क्या चुनौतियाँ हैं, सबसे बड़ी चुनौतियाँ है कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा स्टेट और सेंट्रल में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो उसमें अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ जो जनता है वही सफ़र करेगी। दूसरा ये है कि जो हार्मोनी है वो मेंटेन करके रखनी चाहिए स्टेट और गवर्नमेंट को, तभी हम इफेक्टिव गवर्नेंस जो है उसको करवा सकते हैं प्रोवाइड हमारे देश के नागरिकों को। अब हम अभी तक हमने जो पढ़ा है उन क्वेश्चंस पे, तो कुछ उन विषयों पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि संवैधानिक कानून और संविधानवाद का अर्थ क्या है। तो पहला है, यह कराधान से संबंधित कानूनों के विनियमन को संदर्भित करता है, यानी कि इट रिफर्स टू द रेगुलेशन ऑफ लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन। यह संविधान के कामकाज को नियंत्रण करने वाले सिद्धांतों और नियमों को संदर्भित करता है।
इट रिफर्स टू द प्रिंसिपल एंड रूल्स गवर्निंग द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह आर्थिक विकास के लिए सिद्धांतों के सेट को संवर्धित करता है। और डी है, ये राजनीतिक दलों के बारे में नियमों को संदर्भित कर रहा है। तो हमें इसका जवाब पता है, इसका आंसर है बी, इट रिफर टू द प्रिंसिपल एंड रूल गवर्निंग द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया कि हम संविधानवाद या जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉज है वो क्या होते हैं, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो प्रिंसिपल और रूल्स है उसको उसको इंटरप्रिटेट करके इम्प्लीमेंट करता है कि किस तरीके से हमें फंक्शनिंग करनी है। उसके बाद हमारा दूसरा जो सवाल है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू द इफेक्ट, यानी कि जो हमारा भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950 और 26 जनवरी 1947। तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है। रिटर्न एंड लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, यूनिटरी इन नेचर और फ्लेक्सिबिलिटीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो साइलेंट फीचर नहीं है उसमें। ये है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी, हमारा अगला क्वेश्चन है। पहला, टू रेगुलेट द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, टू गाइड द गवर्नमेंट इन फार्मिंग पॉलिसी ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, टू कंट्रोल द पावर ऑफ जुडिशरी, टू प्रोटेक्ट द नेशनल बॉर्डर्स। तो हमें पता है इसका सही जवाब है टू गाइड द गवर्नमेंट इन फार्मिंग पॉलिसी फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, यानी कि जो हमारे डीपीएसपी है वो हमारी सरकार को मार्गदर्शन देती है कि वो हमारे देश के लोगों के वेलफेयर के लिए नीतियाँ बनाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, के हमारे भारत संविधान के अंतर्गत इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट्स है। तो पहला है राइट टू वोट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट। तो जो फंडामेंटल राइट है वो हमारा है राइट टू फ्रीडम एंड ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है संसदीय सरकार। संसदीय सरकार क्या है, उसकी मुख्य विशेषता क्या है और हम उसको किस तरीके से परिभाषित करेंगे। सबसे पहला जो हमारा हम अगर बात करें कि हमारा जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उसका सबसे पहला की फीचर ये है कि ये एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव है उसका फ्यूज़न है, यानी कि वो दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। लेजिस्लेटिव क्या हो गया, पार्लियामेंट्स हो गई जो कि रूल्स रेगुलेशंस बनाती हैं, और एग्जीक्यूटिव वो हो गए जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो गए, आईएएस आईपीएस हो गए, ये वो है जो रूल्स को फॉलो एग्जीक्यूट करवाते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो जो हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को इंश्योर करता है। हमारा जो दूसरा, अगर हम हमारे संसदीय सरकार को विशेषता देंगे तो दूसरा ये है कि नॉमिनल हेड वर्सेस रियल हेड, यानी कि हमारा जो संविधान है और संविधान हमारे देश को दो हेड देता है, एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री। तो जो राष्ट्रपति है उसे नॉमिनल हेड माना जाता है और जो रियल हेड होता है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है। दोनों के बीच में जो हमारा जो एग्जिस्टेंस है, जो हमारे हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच में उनकी पावर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। उसके बाद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ ये है कि कोई भी डिसीजन है, कोई भी किसी भी तरीके का नियम कानून या किसी भी तरीके का निर्णय लिया गया है, उसके लिए पूरी की पूरी जो कैबिनेट होती है वो पूरी की पूरी कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल होती है। हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा प्रधानमंत्री सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबल है या जो मुख्यमंत्री सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबल है। उसकी पूरी की पूरी जो कैबिनेट होगी उस नियम के लिए या उस निर्णय के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। अब जब हम बात कर रहे हैं हमारी भारत सरकार की और हमने नॉमिनल हेड की बात की, तो उसके अंदर हमारा आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसे हम बोलेंगे हेड ऑफ हमारा स्टेट, या हम बोल सकते हैं सिंबॉलिक फिगर बोलते हैं इनको। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है ये, डेमोक्रेटिक पोजीशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। प्रेसिडेंट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट होते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे हेड ऑफ स्टेट होते हैं। इन्हें हम सिंबल ऑफ यूनिटी बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो सिंबलाइज करते हैं कि हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को सिंबलाइज करते हैं। इनका जो नेचर जो होता है वो नॉन पार्शियल होता है, यानी कि वो किसी को भी लेके पार्शियल नहीं हो सकते हैं। इनके सामने सभी जो स्टेट हैं, अगर हम राज्य की बात करें, सभी राज्य हैं वो इनके सामने इक्वल हैं। सभी सरकारें जो हैं वो इनके सामने इक्वल हैं। राष्ट्रपति की बात करें तो वो हमारे लिए नॉमिनल हेड है। जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे जो है वो डेमोक्रेटिक हेड होते हैं। राष्ट्रपति की जो संवैधानिक शक्तियाँ होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जो हमारे राष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई हैं। सबसे पहले उसके अंदर हम ये देखें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ देखें।
तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट पावर्स होती है। अपॉइंटमेंट पावर्स का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति जो है बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करता है। जैसे कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो राष्ट्रपति जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, और दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं उनको अपॉइंट करता है, गवर्नर्स को अपॉइंट करता है, जो हमारी यूनिवर्सिटी के चांसलर्स होते हैं उन्हें अपॉइंट करता है। तो ये एक पहली एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो गई हमारे अपॉइंटमेंट की, जो हमारे राष्ट्रपति के बाद होती है। उसके बाद हम बोले एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में हम ये कहेंगे कि जो हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, हमारी जो संघीय सरकार होती है, उसको उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो राष्ट्रपति के पास होता है। और तीसरा हम बोले अगर कि जो हमारा देश है उसको पूरे विश्व में राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रेजेंट किया जाता है। इंटरनेशनल जो अफेयर्स है उसके अंदर राष्ट्रपति के द्वारा ही उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमने एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात की। उसके बाद हम अगर विधायी शक्तियों की बात करें या लेजिस्लेटिव पावर की बात करें, तो पहली जो पावर है प्रेसिडेंट के पास है कि टू समन द पार्लियामेंट, यानी कि वो पार्लियामेंट है उसको समन कर सकता है। दूसरा जो बिल जो है उन्हें एसेंट देना, यानी कि जितने भी हमारे बिल्स जो हैं जो पार्लियामेंट में पास हो जाते हैं वो तब तक नियम नहीं बन सकते हैं, तब तक कानून नहीं बन सकते जब तक उसमें हमारे प्रेसिडेंट जो है अपनी एसेंट ज़्यादा, यानी कि उस पर सिग्नेचर ना करें। और तीसरी जो हम उसकी विधायी शक्ति देखेंगे तो ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट को एड्रेस कर सकता है और ये जॉइंट सेशन भी बुला सकता है, इसके पास ये भी शक्तियाँ हैं। अब उसके बाद हमारी तीसरी शक्तियाँ आती हैं न्यायिक शक्तियाँ या जुडिशल पावर। तो जुडिशल पावर में हम ये बोलेंगे कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास जो माफ़ी की शक्ति होती है, यानी कि वो फांसी की सज़ा जो है या उम्र कैद की सज़ा को माफ़ कर सकता है, सज़ा को कम कर सकता है या पूरी ही तरीके से ख़त्म कर सकता है। डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की सज़ा दी हुई है। टेम्परेरी भी उसको सस्पेंड कर सकता है जो उनको सज़ा मिली है, या परमानेंटली भी सस्पेंड कर सकता है। अब विवेकाधीन शक्तियाँ यानी कि ऐसी शक्तियाँ जो कि प्रेसिडेंट के विवेक पर निर्भर होती है। तो हम ये बोलें कि यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो अकेला एक्ट करता है। सबसे पहला है कि वो पार्लियामेंट को लीड करता है, और जब भी इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के बाद ये जो हेड ऑफ द हमारे जो इलेक्शंस होते हैं उसके बाद जो भी मेजॉरिटी पार्टी होती है उसके हेड को इनवाइट करता है, उसके लीडर को इनवाइट करता है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। और दूसरा जो उसका पावर है कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है जब भी प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी मेजॉरिटी कम हो गई है या उसने मेजॉरिटी लूज़ कर दी है, तो वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है। और इन्फॉर्मेशन लेना, ये अगर उसे ऐसा लगता है कि कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो इसे गवर्नमेंट से लेना चाहिए या गवर्नमेंट से शेयर करनी चाहिए, तो ये उसकी एक और हमारी विवेकाधीन शक्तियों में आता है। अब अगर हम बात करें कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है हमारे प्रेसिडेंट का वो क्या है, तो सबसे पहले हमने देखा कि वो एक नॉमिनल हेड है, यानी कि नाम मात्र का हेड है जो हमारा प्रेसिडेंट है। क्योंकि रियल हेड जो है उसे हम हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी कंट्री है तो हमारे यहाँ पे रियल हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर को माना जाता है। दूसरा जो है वो एक्ट ऑन एडवाइस है, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो एडवाइस पे काम करता है। किसकी एडवाइस पे? प्रधानमंत्री की, या हम बोले कैबिनेट और उनके लीडर्स की एडवाइस पे काम करता है। तीसरा ये सिंबॉलिक रोल है, यानी कि ये हमारे देश की यूनिटी को सिंबलाइज करता है और ये हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करता है बाहर के देशों में, और इसकी जो पावर्स है वो लिमिटेड है। अब हम बात करते हैं आगे चल के। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन में बात कर रहे थे, हमने जैसे पढ़ा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है और कुछ विषयों में रिजिड भी है। तो हम ये देखेंगे कि फ्लेक्सिबल किस तरीके से और रिजिड किस तरीके से। तो हमने देखा कि फ्लेक्सिबल का अर्थ ये है कि उसमें हम संशोधन कर सकते हैं। तो अब हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन की बात करेंगे या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात करेंगे। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का इतिहास देखें तो हम उसको 3 तरीके से बांट सकते हैं। जो हमारा अर्ली एरा था, यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था या बन रहा था, उसके बाद हम मिड ईरा की बात करेंगे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया था और उसके बाद सरकारें जो है उसमें चेंजेस कर रही थी। उसके बाद अभी हम प्रेजेंट एरा की बात करते हैं।
जब अर्ली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें बनते बनते ही कई चेंजेस हुए, बनते बनते ही कई अमेंडमेंट्स हुए हैं, और जब वो लागू हुआ था उसके बाद भी उसमें कहीं जगह पर ऐसा लगा कि चेंजेस करने चाहिए, तो बहुत छोटे मोटे अमेंडमेंट्स हुए। जब हम इंडिया की बात करेंगे या हम बोलेंगे कि जब इंदिरा गांधी सरकार का राज्य था हमारे देश में, उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो पावर है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। अगर हम 42 आर्टिकल्स देखें, 42 अमेंडमेंट देखें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो उसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर दिया गया था। जो हमारा आर्टिकल या अमेंडमेंट का उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया और कई ज़्यादा चेंजेस हुए। और अगर हम प्रेजेंट एरा की बात करें तो अभी भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कानून, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1950 में लागू हुआ था और अभी 2025 चल रहा है। तो समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस लाना ज़रूरी है, तो अडेप्टिबिलिटी के लिए हमें कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ये ध्यान रखना चाहिए। पहला ये है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसका आधारभूत संरचना है, उसमें चेंजेस नहीं होनी चाहिए। आधारभूत संरचना की अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, हमारे प्रीएम्बल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इस तरह के जो चेंजेस हैं वो हमारे अमेंडमेंट में हम चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, हम अमेंडमेंट तभी कर सकते हैं या हम ऐसी चीज़ों को अमेंड कर सकते हैं तो सोशल जस्टिस प्रोवाइड करें। ऐसे अमेंडमेंट नहीं कर सकते जो कि हमारे देश के किसी एक खास या एक विशेष तरह के जो लोग हैं उनको परेशानी दे या उनको इनइक्वालिटी दे। और तीसरा ये कि हम कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं वो कर सकते हैं अगर वो कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म है की ज़रूरत पड़ रही है। अगर इन 3 चीज़ को लेके ध्यान में रख के ही अमेंडमेंट किया जा सकता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें या प्रक्रिया और उसके महत्व की बात करें, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अमेंडमेंट और अडेप्टिबिलिटी की बात करनी है। सबसे पहले कि जो हमारा अमेंडमेंट है वो अडेप्ट हो पाएगा कि नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और दूसरा अडेप्टिबिलिटी ये है कि जो हमारा रिलेवेंस चेंज हो रहा है वो इंश्योर करें, जो हमारा चेंजेस हो रहा है वो हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडेप्ट करवा सकते हैं या नहीं। जो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, जो प्रोसेस है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में। हम जो है हमारा जो अमेंडमेंट्स हैं वो दोनों ही या राज्यसभा या लोकसभा दोनों में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर उसमें स्पेशल मेजॉरिटी ली जाती है। कई जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें सिंपल मेजॉरिटीज़ में भी अमेंडमेंट हो सकता है, पर डिपेंड करता है कि वो किस सब्जेक्ट को लेके अमेंडमेंट किया जा रहा है। उसके बाद उसका रेक्टिफिकेशन किया जाता है कि कुछ चेंजेस करना है, कुछ चीज़ें ऐड करनी है या कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट करनी है, वो यहाँ पर की जाती है। हमारा जो एक्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 368 है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर देता है हमारी पार्लियामेंट को कि वो अमेंडमेंट कर सकता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। बिल इंट्रोड्यूस हमने राज्यसभा में किया या लोकसभा में भी किया, वहाँ पे बिल इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद इसमें स्पेशल मेजॉरिटी हुई। स्पेशल मेजॉरिटी दोनों ही हाउसेस में हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और कुछ सब्जेक्ट में सिंपल मेजॉरिटी में भी हो जाता है। जब हमें मेजॉरिटी मिल गई है वहाँ पे, उसके बाद उसको अगर वो दोनों हाउसेस से पास हो गया है तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, जहाँ प्रेसिडेंट अपनी एसेंट देगा और उसके बाद वो अमेंडमेंट लागू होगा। अब हम आपातकाल की बात करते हैं। आपातकाल का मतलब है कि हमारे देश में कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है कि हमारे जो देश में आपातकाल लगाने की ज़रूरत पड़ गई है, जिसके अंदर हमारे संविधान में 3 और अनुच्छेद दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की, यानी कि अनुच्छेद 352, जिसके अंदर राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान दिया गया है। ये हम कब लगाते हैं? ये जब लगाते हैं जब हमारे देश जब युद्ध चल रहा हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, यानी कि कोई बाहर से हमारे देश पे हमला कर रहा हो, बाहर की आर्म फोर्स जो है वो हमारे देश पे हमला कर रही हो, तब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है।
उसके बाद जो दूसरा हमारा आपातकाल है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रीय शासन, या ये अनुच्छेद 356 में दिया गया। ये स्टेट इमरजेंसी प्रोविजन है। स्टेट इमरजेंसी प्रोविजन मतलब कि ये राज्य में लगाया जाता है। अभी कब लगाया जाता है? पहला ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर पे, यानी कि जो राज्य सरकार है उसकी मेजॉरिटी जो है वो लूज हो गई है, तब हम लगाते हैं। तब राज्य की जो सरकार है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और प्रेसिडेंट का रूल लगाया जाता है। दूसरा ये है कि प्रेसिडेंट को ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि राज्य सरकार ठीक से हैंडल नहीं कर रही है, तो वो जो स्टेट असेंबली है या जो सरकार है उसको डिसॉल्व कर देता है, तब प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाता है। और कॉन्ट्रोवर्शियल यूज़, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं या कुछ ऐसे पॉलिटिकल मूव्स किए जाए जिसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है या जो उस राज्य के लोग हैं वो पसंद नहीं कर रहे हैं, तब हम प्रेसिडेंशियल रूल लगाते हैं। तीसरी जो हमारी आपातकाल है, जिसको हम फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं या वित्तीय आपातकाल बोलते हैं, आर्टिकल 360 में आता है इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर पहले ये क्यों लगाया जाता है? जब हमें इंडियन जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर वो रिस्क पे है और डिक्लेयर कर दिया गया है कि इंडियन फाइनेंशियल स्टेटस रिस्क पे है, तब जाके आपातकाल लगाया जाता है। गवर्नमेंट जो है सैलरीज को कट कर रही है, यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें सैलरीज नहीं मिल रही है या रिड्यूस कर दी है। और जो सेंट्रल है, सेंट्रल ने किसी एक स्पेशल स्टेट के फाइनेंस पे पूरा होल्ड कर लिया है, तब यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। अगर हम तीनों इमरजेंसी को कंपेयर करें तो सबसे पहले हम अगर देखें नेशनल इमरजेंसी कब लगाई जाती है? जब कोई वॉर हो या रिवोल्यूशन सिचुएशन हो, यानी कि हमारे देश के अंदर ही इंटरनली ही वॉर चल रही हो, तब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। दूसरा स्टेट इमरजेंसी है, जब अगर हमारी गवर्नमेंट है स्टेट की वो फेल हो गई है, तब स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है। इसमें ये इम्पैक्ट होता है जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। दूसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी है कि हमारी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, हमारी जो इकोनॉमी वो अनस्टेबल है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पूरा जो कंट्रोल है वो स्टेट का पूरा सेंट्रल के पास चला जाता है। इसके बाद हम अगली बात करेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की या स्थानीय स्वशासन की बात करेंगे। स्थानीय स्वशासन की, जैसे हमने डीपीएसपी में पढ़ा था, स्थानीय स्वशासन ये उसके तहत बनाए गए हैं वेलफेयर के लिए। सबसे पहले अगर हम स्थानीय स्वशासन की बात करेंगे तो नाम से पता चल रहा है कि ये स्थानीय जो जगह है, यानी कि जो रीजनल लेवल पे जाके शासन करना या रीजनल लेवल पे जाके गवर्नमेंट बनाना, वहाँ पे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाना उसकी बात कर रहे हैं। ये जो है ग्रास रूट डेमोक्रेसी की, जैसे कि जो छोटे छोटे लोकल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी फॉलो करना, वहाँ पे इलेक्शंस करवाना, वो इसके अंतर्गत आता है। एक दूसरी चीज़ है कि डिसेंट्रलाइज करना पावर को, कि हमने सबसे हमारी जो सुप्रीम पावर है वो सेंट्रल पावर है उसको डिसेंट्रलाइज किया स्टेट में, और जो स्टेट की पावर्स है उसको लोकल बॉडीज़ में ट्रांसफर करना। और इसमें एक होता है इंक्लूसिव गवर्नेंस, यानी कि जब हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो छोटी जगह पे जाके जो सिटीज़न है वो पार्टिसिपेट करेगा, हमारी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेगा, गवर्नेंस में। तो जब लोकल गवर्नेंस की बात हुई थी, हमारी जो लोकल गवर्नेंस की बात कई सालों से हमारे देश में चल रही थी। कई बार अमेंडमेंट्स भी हुए, कई बार हमारे देश में लोकल सेल्फ गवर्नेंस शुरू भी की गई, पर वो ठीक तरह से चल नहीं पाई। फिर 73 और 74 अमेंडमेंट आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे ये जो है 73 और 74 अमेंडमेंट में जो लोकल सेल्फ बॉडीज़ है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। उसके बाद से हमारे यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसका रिवॉल्यूशन आया, या हम बोले डिसेंट्रलाइजेशन का रिवॉल्यूशन आया। 73 जो अमेंडमेंट एक्ट आया उसके अंदर पंचायत जो है पंचायत बनाने का निर्देश दिए गए हैं, और पंचायत चुनाव करने के हर 5 साल में निर्देश दिए गए। और रूरल एरिया में एरियाज़ को डिवाइड किया गया जनसंख्या के आधार पर कि कहाँ पे पंचायत बनेगी, कहाँ नगर पंचायत बनेगी, और उनके इलेक्शंस करवाए गए। 74 अमेंडमेंट जो एक्ट आया उसमें म्यूनसिपैलिटीज़ जो है अर्बन एरिया में, यानी कि शहरों में, गाँव में पंचायत होगी तो शहरों में म्यूनसिपैलिटीज़ बनाई जाएंगी और उनके इलेक्शंस करवाए जाएंगे। अगर हम देखें कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ की क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या जिम्मेदारी हैं, तो पहला जो लोकल डेवलपमेंट है उसकी प्लानिंग करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, रीजनल जो लोकल रेवेन्यूज़ की कलेक्ट करना, टैक्सेशन
लागू करना और लोगों को बेसिक सुविधाएँ पहुँचाना, पानी और साफ-सफाई, ये सारी बेसिक सुविधाएँ पहुँचाना, ये पंचायत और म्युनिसिपैलिटी की शक्तियाँ थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा समानता का हमने मौलिक अधिकार पढ़ा था, उसको हम थोड़ा-सा डीप में देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स टू इक्वलिटी। सबसे पहले हमने देखा कि 14 से 18 यानी आर्टिकल 14 से 18 जो है, वो हमारा फंडामेंटल राइट्स ऑफ इक्वलिटी है। ये क्या प्रोवाइड करता है? सबसे पहले इक्वालिटी प्रोवाइड करता है हमारे देश के सभी नागरिकों को। दूसरा जस्टिस यानी कि समान न्याय, फेयरनेस प्रोवाइड करता है कि सबके साथ फेयर हो। और तीसरा है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन यानी कि किसी के साथ भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन या छुआछात ना हो। सबसे पहला हमारा जो अगर हम बात करेंगे 14 में, तो हमारा जो आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कोई भी बायस नहीं होगा, इक्वल ट्रीटमेंट होगा। और जो रूल ऑफ लॉ है यानी कानून की नज़रों में जितने भी लोग हैं उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और सबको इक्वली माना जाएगा कानून की नज़रों में। हमारा जो आर्टिकल 17 है वो बोलता है अनटचेबिलिटी यानी कि जो छुआछात है उसको ख़त्म करना, अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। ये एक सोशल जस्टिस को इम्प्रूव करने के लिए किया गया है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, छुआछात होती है, उनको हटाने के लिए, लोगों को डिग्निटी प्रमोट करने के लिए कि लोग जो हैं अपने आप को नीचा ना समझे, किसी से कम ना समझे, और सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए आर्टिकल 17 लाया गया था। आर्टिकल 19 की बात करें तो आर्टिकल 19 जो है वो कुछ फ्रीडम्स प्रोवाइड करता है हमारे देश के नागरिकों को, जैसे कि बोलने की आज़ादी, मूवमेंट करने की आज़ादी, कहीं पे भी रहने की आज़ादी, किसी भी तरीके का प्रोफेशन चुनने की आज़ादी, एसोसिएट करने की आज़ादी यानी कि ग्रुप्स बनाने की आज़ादी। उसमें एक हमारा आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपकी भावना है, वो आप गा के, बोल के, लिख के। इसमें फ्रीडम टू प्रेस भी इसी के अंदर इंक्लूड होता है कि आप पेपर में न्यूज़ दे सकते हैं, आप पेपर छाप सकते हैं, आप जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं उन पे अपनी न्यूज़ दे सकते हैं, आप किसी भी तरीके का आर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं अपना स्पीच या एक्सप्रेस करने के लिए। फ्रीडम ऑफ असेंबली है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मूवमेंट है, यानी कि आप लोग मतलब जो देश के नागरिक हैं वो असेंबल हो सकते हैं विदाउट आर्म, वो असेंबल हो सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, बट विदाउट आर्म। एसोसिएट कर सकते हैं, यूनियंस बना सकते हैं, देश में एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव हो सकते हैं। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ऑक्यूपेशन, यानी कि आपको किसी भी ऑक्यूपेशन है, कोई भी प्रोफेशन चूज़ करने के लिए आपको रोका नहीं जाएगा। आपको इकोनॉमिक लायबिलिटी दी रही है कि आप लॉफुल प्रोफेशन कुछ भी दे सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए आप कोई भी ट्रेनिंग स्किल्स सीख सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं राइट टू लाइफ, यानी कि कोई भी जो हमारे देश का नागरिक है उसको डिप्राइव्ड नहीं करना है, यानी कि उसे जीने का पूरा हक है और किसी और के पास राइट नहीं है कि उसकी लाइफ ले ले। दूसरा पर्सनल लायबिलिटी, कि हम आर्टिकल 21 में ही आता है जो पर्सनल लायबिलिटी, यानी कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट, यानी कि अनलॉफुल जो अरेस्ट है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड देता है। और दूसरा जो इसके अंदर है प्रोटेक्शन जो दिया हुआ है ड्यू प्रोसेस का, यानी कि लीगल प्रोसीजर फॉलो करने के लिए राइट दिया हुआ है। उसके बाद हमारा आर्टिकल 21 में ही होता है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी की अगर हम बात करें, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी, हम अपना पर्सनल डाटा है जो कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको सेफगार्ड कर सकते हैं, और हमारे पर्सनल चॉइस है कि हम अपना डेटा शेयर करना चाहते हैं या नहीं। अब अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो उनका इंटरप्रिटेशन और उनके चैलेंजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला है कि राइट्स को बैलेंस करना, कि कई बार जो राइट्स है वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं एक दूसरे को लेकर। जैसे कि राइट टू प्राइवेसी है, पर गवर्नमेंट जो है हमारा डेटा कभी भी हमसे मांग सकती है, हमें देना पड़ेगा, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। राइट टू लाइफ है, वहाँ पे कई चीज़ें ऐसी हैं जो थ्रेटन है ह्यूमन लाइफ के लिए, पर उन चीज़ों का उपयोग हो रहा है, तो यहाँ पे बैलेंस जो है वहाँ पे दिक्कत आती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जुडिशल रिव्यू देखें हम, जुडिशल रिव्यू जो है वहाँ पे इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, किया जाता है कोर्ट में। कई बार जब हम रिट्स लगाते हैं तो वहाँ पे इंटरप्रिटेट किया जाता है। कोर्ट जो है इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करता है, या कोर्ट जो इंटरप्रिटेट करता है कि फंडामेंटल राइट्स का जो एरिया है वो कहाँ तक
कहाँ तक है। तीसरा है सोशल कॉन्टेक्स्ट की, कई बार जो है राइट हमारे जो इवॉल्व होते हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट में कई बार जस्टिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो ये एक चैलेंज है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको किस तरीके से इंटरप्रिटेट किया जा रहा है। अब हम एक बार देखते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा। इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़े, हमने देखा आर्टिकल 352, 356 एंड 360। उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अमेंडमेंट जो हमारा हुआ था पंचायत का 73, 74 पार्ट, हमारा पार्ट 9A एंड पार्ट 9। उसके बाद हमने देखा फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18। फंडामेंटल राइट टू सर्टेन फ्रीडम जो हमारे आर्टिकल 19 में दी है। उसके बाद हमने देखा है स्कोप ऑफ हमारा जो फंडामेंटल राइट है लाइफ आर्टिकल 21। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, यानी कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य है उसकी कानूनी स्थिति क्या है। पहला कि हम कानून के द्वारा उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं। सेकंड, ये नॉन इन्फोर्सेबल है, सिर्फ एडवाइजरी है। तीसरा, दे आर पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दे कैन बी इन्फोर्स बाय पार्लियामेंट ओनली। तो इसका जो सही जवाब है वो ये है कि दे आर नॉन इन्फोर्सेबल, यानी कि आप कानून के द्वारा उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ एडवाइजरी होती है। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कौन सा भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान दिया गया है। पहला, नेशनल इमरजेंसी, इन्वायरमेंटल इमरजेंसी, फिजिकल इमरजेंसी और मिलिट्री इमरजेंसी। तो इसका सही जवाब है नेशनल इमरजेंसी। व्हाट डिस्टिंग द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारी संघीय संरचना है उसमें क्या अंतर है भारतीय संविधान में। तो पहला है संघ और राज्यों के बीच विधि और वित्तीय शक्तियों का वितरण, राष्ट्रपति की अनय शक्तियाँ, न्याय शक्तियों का केंद्रीकरण और उपराष्ट्रपति के पद का चयन। तो सबसे इसका जो सही जवाब है वो ए है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। भारत के संविधान का कौन सा भाग जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को रेखांकित करता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 25। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोविजन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन द इंडिया, यानी कि निम्न में से कौन सा भारत सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रबंधन है। पहला, प्रधानमंत्री का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा किया जाना, संसद सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकता, राष्ट्रपति के पास वास्तविक कार्यकारी शक्ति होना और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकता। तो इसका सही जवाब है कि प्रधानमंत्री सरकार का मुख्य और प्रमुख होता है और संसद के प्रति जिम्मेदार होता है।